सोमवार 2026 सुबह 10 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी सक्रिय कर दी है। उस पल से कोई भी जहाज किसी भी ईरानी बंदरगाह में न तो प्रवेश कर सकता है और न ही बाहर जा सकता है। कोई भी नहीं। ये कोई धमकी नहीं है, ये कागज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ये युद्धपोत है जो होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर तैनात है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, 21 युद्धपोत, 100 से अधिक विमान, 10,000 सैनिक। ईरान ने हफ्तों तक इसी जलडमरू मध्य को ब्लॉक किया, पूरी दुनिया को वहां से गुजरने से रोका और हर जहाज से करोड़ों डॉलर का टोल वसूला। अब संयुक्त राज्य अमेरिका आता है और वही करता है, बस ईरान के खिलाफ। एक ही जगह 2 नाकाबंदी आमने सामने। लेकिन जो एक साधारण ताकत की लड़ाई लग रही थी, वो अब कुछ बहुत बड़ा बन चुका है। क्योंकि अमेरिकी नाकाबंदी के पहले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ जिसने साफ दिखा दिया कि किसके पास नियंत्रण है और कौन विकल्पों से बाहर हो रहा है। नाकाबंदी के कुछ घंटे बाद ही चीनी तेल टैंकर रिच स्टोरी ने सीमा पर रखने की कोशिश की। जहाज जो शंघाई शुआनरून शिपिंग कंपनी के नाम पर पंजीकृत था, नाकाबंदी क्षेत्र के पास आया और जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश की। चीन से जुड़े एक और जहाज ऑस्ट्रिया, जो बोत्सवाना के झंडे के तहत था, ने भी वही किया। दोनों पीछे हट गए। रिच स्टोरी ने 180 डिग्री घुमाव लिया और फिर से फारस की खाड़ी में लौट गया। ऑस्ट्रिया ने तो पास आने से पहले ही अपनी दिशा बदल ली। कुल मिलाकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 6 व्यापारी जहाजों को वापस ईरानी बंदरगाहों की ओर भेज दिया गया। कोई भी जहाज नाकाबंदी को पार नहीं कर सका। पहले पूरे दिन के अंत में सेंट्रल कमांड ने घोषणा की कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है और कि ईरान का समुद्री व्यापार, उनके शब्दों में, पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। 10,000 अमेरिकी सैनिक, 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत और लड़ाकू विमान, सब कुछ इस तरह तैनात किया गया था कि ईरान में समुद्र के रास्ते न कुछ आ सके और न ही कुछ जा सके। अब आती है वो बात जो ज्यादातर विश्लेषण नहीं समझा रहे। ये ईरान के लिए इतना विनाशकारी क्यों है? ये सिर्फ गर्व या सैन्य रणनीति का सवाल नहीं है, ये समय का सवाल है। समय ईरान के खिलाफ ऐसे काम कर रहा है जो कम लोग समझ पा रहे हैं। ये समुद्र के रास्ते हर दिन $270 मिलियन के उत्पाद निर्यात करता है और $160 मिलियन के अन्य उत्पाद आयात करता है। नाकाबंदी में कुछ भी अंदर बाहर नहीं जा सकता। अनुमानित नुकसान प्रतिदिन $430 मिलियन तक पहुंच जाता है। हर महीने 13 अरब से ज्यादा। कोई विकल्प नहीं है। ईरान की 90% अर्थव्यवस्था खाड़ी के समुद्री व्यापार पर निर्भर है, जिसे ट्रक या विमान से नहीं बदला जा सकता। लेकिन सबसे तात्कालिक समस्या कुछ और है। ईरान हर दिन करीब 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात करता है। नाकाबंदी के कारण इस तेल को कहीं भेजा नहीं जा सकता, इसे संग्रहित करना पड़ता है। समस्या यह है कि देश की भंडारण क्षमता, जो 50 से 60 मिलियन बैरल है, पहले ही 60% भरी है। इसका मतलब है कि सिर्फ 20 मिलियन बैरल के लिए जगह बची है। मौजूदा रफ्तार से ये भंडार लगभग 2 हफ्तों में भर जाएंगे और जब ये भर जाएंगे तो ईरान को अपने तेल कुएं बंद करने होंगे। और कुएं को बंद करना नल बंद करने जैसा नहीं है। जब आप इसे बंद करते हैं तो आप निकासी क्षमता का 5 से 10% खो देते हैं। ये स्थायी नुकसान है। यह बुनियादी ढांचा है जिसे ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं। ईरान पहले से ही इसका असर महसूस कर रहा है। राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल कंपनी ने आंतरिक आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए अगली सूचना तक सभी निर्यात निलंबित कर दिए हैं। जब कोई देश के भीतर टिके रहने के लिए अपने ही निर्यात में कटौती शुरू कर देता है, तो यह संकेत है कि दबाव काम कर रहा है। ये समझने के लिए कि ईरान इस स्थिति में कैसे पहुंचा, हमें कुछ दिन पीछे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लौटना होगा। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की सीधी मुलाकात में मध्यस्थता की। अमेरिका से उपराष्ट्रपति जोटेरी वेंस ने नेतृत्व किया। ईरानी पक्ष से संसद के अध्यक्ष घालिबाफ
लगभग 100 अधिकारियों को लेकर आए। वार्ताएं 21 घंटे लगातार चली। वेंस ने मैराथन के दौरान कई बार ट्रंप को फोन किया। उसने खुद कहा कि ये आधा दर्जन, शायद 1 दर्जन कॉल्स थीं। हर बार जब उसे किसी फैसले की जरूरत पड़ती, वो फोन उठाकर सीधे राष्ट्रपति से बात करता। ईरानियों ने ऐसा नहीं किया। तेहरान वापस कोई कॉल नहीं गई। रिपोर्टों के मुताबिक सुरक्षा कारणों से उन्हें डर था कि उनकी बातचीत इंटरसेप्ट हो सकती है। इससे एक अहम बात सामने आई। उस कमरे में मौजूद 100 ईरानी अधिकारियों के पास कोई भी समझौता करने का अधिकार नहीं था। नहीं, उन्हें प्रस्ताव वापस लेकर मंजूरी का इंतजार करना चाहिए था। किसी को ठीक से नहीं पता कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है, क्योंकि फरवरी के हमलों में सर्वोच्च नेता की मौत के बाद स्थिति साफ नहीं है। एक और उपराष्ट्रपति है जिसकी सीधी पहुंच दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति तक है। वही 100 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो कुछ तय नहीं कर सकता था। मोल भाव की मेज पर यह असमानता ईरान की स्थिति के बारे में किसी भी आर्थिक आंकड़े से ज्यादा बताती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेज पर 6 मांगे रखी। यूरेनियम संवर्धन का अंत, परमाणु सुविधाएं हटाना, संवर्धित सामग्री लौटाना, जलडमरू मध्य निशुल्क खोलना, सहयोगियों संग क्षेत्रीय शांति, हिजबुल्ला और हूथियों जैसे समूहों की वित्त पोषण को खत्म करना। ईरान ने इन सब पर गौर किया और उसने स्वीकार नहीं किया। उसका मानना था कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण उसे और ज्यादा मांगने की गुंजाइश देता है। उसे लगता था कि वह ताकतवर स्थिति में है। अगले दिन ट्रंप ने नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है जिसे हमने पिछले वीडियो में पहले ही बताया था, लेकिन जिसे जल्दी दोहराना जरूरी है क्योंकि यह सब कुछ बदल देता है। ईरान चाहकर भी होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से नहीं खोल सकता। होर्मुज जलडमरू मध्य में जो बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी, उन्हें बिना किसी नक्शे या रिकॉर्ड के लगाया गया था और ईरान ने उनमें से अधिकांश का पता खो दिया था। जो हथियार ईरान को सौदेबाजी की ताकत देना चाहिए था, वही अब एक जाल बन गया है जिससे खुद ईरान भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जलडमरू मध्य बारूदी सुरंगों से भरा है और अमेरिकी नाकाबंदी लागू है। ईरान दोनों ओर से फंसा है। वह ईमानदारी से बातचीत के लिए जलडमरू मध्य नहीं खोल सकता और वह नाकेबंदी के कारण कुछ भी निर्यात नहीं कर सकता। ये दोहरी घेराबंदी है और घड़ी नहीं रुकती। युद्ध विराम अगले हफ्ते खत्म होगा, लेकिन इस कहानी का एक किरदार चुप है और जो सब कुछ तय कर सकता है, क्योंकि अगर यह किरदार कार्रवाई करने का फैसला करता है तो युद्ध कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है और अगर कार्रवाई नहीं करता तो ये महीनों तक खिंच सकता है। ईरान समुद्र के रास्ते जितने भी तेल का निर्यात करता है, उसका 80% से अधिक चीन को जाता है। समुद्री ट्रैकिंग डेटा के अनुसार 14 अप्रैल को समुद्र में ईरानी तेल के 157 मिलियन बैरल मौजूद थे। इनमें से 97% का गंतव्य चीन था। और यहाँ एक ऐसी बात सामने आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। चीनी कस्टम्स के आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 2022 से ईरान से कोई आयात नहीं हुआ है, 0। लेकिन मलेशिया से चीन के तेल आयात 2025 में 1.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गए। ये मलेशिया के कुल उत्पादन से भी 2 गुना से ज्यादा है। यानी चीन कई सालों से ईरानी तेल खरीद रहा है, बस उसे मलेशियाई तेल के रूप में दिखाया जाता है। नकली झंडों वाले जहाज, बदले ट्रांसपॉन्डर और समुद्र में माल का हस्तांतरण से एक छाया बेड़ा बन गया है जिससे प्रतिबंधों को चकमा दिया जा सके। और इसी छाया बेड़े का एक जहाज रिच स्टारी ने अमेरिकी नाकाबंदी को परखने की कोशिश की थी और फिर पीछे हट गया। चीन सीमाओं की परीक्षा ले रहा है, लेकिन वह 21 अमेरिकी युद्धपोतों का सीधे सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बीजिंग ने नाकाबंदी को एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया, लेकिन व्यवहार में उसने अमेरिका का सीधे तौर पर सामना करने के लिए कुछ नहीं किया। सच्चाई ये है कि चीन एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है। वह ईरान की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदार है, लेकिन उसे बेहद जरूरत है कि जलडमरू मध्य फिर से खुले। वह हरमुज पर भी निर्भर है ताकि उसे सऊदी अरब, इराक
और अमीरात से तेल मिल सके। चीन के आयातित तेल का करीब आधा हिस्सा वहीं से गुजरता है। चीन के पास 1.3 अरब बैरल की रणनीतिक भंडार है, जो लगभग 120 दिनों के लिए पर्याप्त है। वो बिना ईरानी तेल के भी रह सकता है। सवाल यह है कि क्या वो चाहता है। इसी बीच 21 युद्धपोत संघर्ष में फंसे हैं। दिनों से उसके सबसे सस्ते आपूर्तिकर्ता तक पहुंच बंद है और युद्ध विराम खत्म हो रहा है। और अमेरिका ठीक इसी पर दांव लगा रहा है। दांव ये है कि चीन, जो ईरान का एकमात्र महत्वपूर्ण खरीदार है, अपनी प्रभाव का इस्तेमाल करेगा ताकि तेहरान पर दबाव डाले और वो एक समझौता स्वीकार कर ले। ईरान अमेरिकी धमकियों को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन जब उसका इकलौता ग्राहक फोन करता है और कहता है संघर्ष विराम समाप्त होने से पहले शर्तें मान लो, तो मना करना मुश्किल हो जाता है। अब भी ईरान के पास एक चाल बची है जो उसने नहीं चली है। ईरान समर्थित यमन का सशस्त्र समूह हूथी बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में एक रणनीतिक स्थान पर नियंत्रण रखता है, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अगर होर्मुज अरब प्रायद्वीप के एक तरफ का रणनीतिक संकरा समुद्री मार्ग है, तो बाब अल मंदेब दूसरी तरफ का रणनीतिक संकरा समुद्री मार्ग है। हूथी पहले ही दिखा चुके हैं कि वे नुकसान कर सकते हैं। पिछले लाल सागर संकट में हूथियों ने 178 जहाजों पर हमला किया, 4 को डुबो दिया और 9 नाविकों की जान ले ली। एक यमनी सैन्य अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली जहाजों के लिए बाब अल मंदेब को बंद करना एक विकल्प है, और ये खतरा पिछले कुछ घंटों में और भी वास्तविक हो गया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने कहा कि अगर नाकाबंदी जारी रही तो फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर में निर्यात या आयात नहीं होगा। यानी अगर अमेरिका ईरान का गला घोंटता है तो ईरान पूरी दुनिया का गला घोंटने की धमकी देता है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया को दोहरी संकट का सामना करना पड़ेगा। अरब प्रायद्वीप के दोनों ओर एक साथ नाकाबंदी हो जाएगी। सऊदी अरब, जिसने हरमुज से बचने के लिए कुछ तेल लाल सागर की ओर मोड़ दिया था, वो विकल्प भी खो देगा। अब तक युद्ध शुरू होने के बाद हूथी ने किसी जहाज पर हमला नहीं किया है। विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस विकल्प को सही समय पर अंतिम उपाय के रूप में बचा कर रख रहा है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ अंतिम उपाय और करीब आता जा रहा है। तो हम अभी कहाँ हैं? ब्लूमबर्ग के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान युद्ध विराम में 2 सप्ताह की बढ़ोतरी पर विचार कर रहे हैं, ताकि बातचीत के लिए और समय मिल सके। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को एक इंटरव्यू में कहा कि युद्ध खत्म होने के बहुत करीब है और ईरान बेताबी से एक समझौता करना चाहता है। ईरानी पक्ष की बात करें तो उनका रुख अलग है। एक ईरानी सांसद ने इसे ब्लफ कहा और कहा कि ईरान के पास अभी भी कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन्हें उसने इस्तेमाल नहीं किया है। गालिबाफ तेहरान लौटे और ट्रंप से सीधे बोले, अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। संसद की सुरक्षा समिति के एक अन्य सदस्य ने कहा कि अमेरिकी 15 मांगों में से एक भी शर्त को स्वीकार करना असंभव होगा। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक विकास की भविष्यवाणी घटाकर 3.1% कर दी है। दुनिया कठिन दौर की ओर बढ़ रही है, जहां कच्चा तेल $100 प्रति बैरल हो गया है। यूनाइटेड किंगडम के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों का गठबंधन होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए बन रहा है। फ्रांस ने एक बहुराष्ट्रीय मिशन की योजना की घोषणा की है और ट्रंप और शी जिनपिंग अगले महीने बीजिंग में मिलने वाले हैं, जिससे चीन पर इससे पहले कोई नतीजा निकालने का जबरदस्त दबाव है। सारी चीजें एक साथ चल रही है। इस पूरी कहानी का विरोधाभास ये है, ईरान ने होर्मुज को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना चाहा। उसने जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, टोल वसूला, सोचा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन ऐसा करके उसने ऐसी स्थिति बना दी जिसमें अब पूरी दुनिया के पास उसके हाथ से ये नियंत्रण हमेशा के लिए छीनने का कारण है।
तेल के भंडार भरते जा रहे हैं। कुएं कभी भी बंद होना शुरू हो सकते हैं। चीनी गुप्त जहाजी बेड़ा पीछे हट रहा है। क्रांतिकारी गार्ड लाल सागर तक टकराव बढ़ाने की धमकी दे रहा है और युद्ध विराम बस टूटने ही वाला है। शायद यही भू राजनीति का सबसे पुराना सबक है। जब आप सब कुछ एक ही दांव पर लगाते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई बाजी पलट न सके। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ईरान झुकेगा और समझौता स्वीकार करेगा, या वह दांव और बढ़ाएगा? कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको समझने में मदद की है कि क्या हो रहा है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे भी ये जानना जरूरी है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस न हो, क्योंकि स्थिति तेजी से बदलती है और हम इसे लगातार फॉलो करेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।